लास्ट क्लास में ये सवाल नेट मोशन से किए थे, याद आ रहा है कुछ? कॉपी पलट के देखो, मिल जाएगा। ठीक है, क्या किए थे, एक ऑब्जर्वर को लिफ्ट में बिठा लिए थे, तो बोले थे कि उसके रिलेटिव अगर ये ए से ऊपर जा रहा तो इसको ए से नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन वो इक्वेशन लिख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर था। हाँ, लेकिन हम नेट मोशन ग्राउंड से इसका एक्सेलेरेशन लिख दिए थे, याद आ रहा है? एक्सेलेरेशन ऑफ 1 इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट। उसी तरह एक्सेलेरेशन ऑफ 2 इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ लिफ्ट। आपके लिए रिवर बोर्ड था, मेरे लिए नेट मोशन था, याद आ रहा है? यही है नेट मोशन। अब आज हम इसको नेट मोशन से नहीं करेंगे, आज इसको कंस्ट्रेंट से करें। ठीक है, जो कंस्ट्रेंट पिछले क्लास में सीखे थे उससे करेंगे। तो मान लो इसका अभी मान लो ये v0 से ऊपर जा रहा है। ठीक है, पहले वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लेते हैं, फिर एक्सेलरेशन में भी निकाल लेंगे। ये मान लो v0 से जा रहा है, ये मान लो v1 से जा रहा है, और ये v2 से जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाता हुआ क्यों माने? बिल्कुल, अगर लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होगा तो हो सकता है ग्राउंड से आपको दोनों ऊपर ही जाता हुआ दिखे, है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत? तो ट्राई करो v1, v2 और v0 में रिलेशन। शुरू हो जाओ। v1, v2 और v0 में रिलेशन देखो, देखा जाए, इधर देखो, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो p। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, पुली किस रफ्तार से ऊपर जा रहा होगा? v0 से। अरे पुली तो v0 से जा रहा होगा ना, पुली छत से बंधा हुआ। कोई दिक्कत? चलो, तो हम अगर लिखें dAp/dt, जल्दी से बताना, dAp/dt v0 माइनस v1, ये v0 से बढ़ रहा है, v1 से कम हो रहा। अरे हो रहा है, तो ये लेंथ किस रेट से चेंज हो रहा होगा? v0 माइनस v1। कर चुके हैं, इस पे अब दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, dBp/dt v0 माइनस v2। कोई दिक्कत? इसमें कंस्ट्रेंट क्या था? सर अभी कंस्ट्रेंट है कहाँ? यहाँ तो दूरी के बढ़ने घटने का रेट लिख रहा है। अरे समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, इसमें कंस्ट्रेंट क्या है? इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट क्या है? इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट ये है कि रस्सी का लेंथ नहीं बढ़ सकता, रोप इज इनएक्सटेंसिबल। तो अब कंस्ट्रेंट यूज करें, रस्सी का लेंथ लिखो AP प्लस कांस्टेंट वाला पार्ट लिखने की जरूरत है क्या? लिख देते हैं, चलो, πr प्लस BP बराबर कांस्टेंट। अरे होगा? पक्का? तो डिफरेंशिएट कर दो, dAp बाय प्लस 0 प्लस dBp बाय बराबर 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, वैल्यूज उठा के यहां से पुट करो, प्लस 0, तो यहां से आ जाएगा 2v0 बराबर v1 प्लस v2। एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, 2e0 बराबर a1 प्लस a2। देखना यही रिलेशन आया था उसमें। चल, पिछले क्लास का देखना, रिलेशन यही आया होगा। ठीक है, तो अब इस पे टाइम नहीं लगा रहे हैं, इस पे टाइम नहीं लगा रहे हैं। नहीं आया? दोनों को जोड़ देना, तो दोनों को जोड़ देना।
HC वर्मा, एग्जाम्पल नंबर 6 निकाल लिया जाए। ओए ऐसा ही अरेंजमेंट है, ठीक है। और कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, अरे लाइव यहां देख लो ना सामने में, ठीक है। कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, लाइट पुली है, आइडियल स्ट्रिंग है, सब आइडियल है, ठीक है। तो इसको बोला गया कि F4 से खींचा जा रहा है, कितने से? F4 से अगर खींचा जा रहा है तो दोनों का एक्सीलरेशन बताना है। और ये भी बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि अगर पुली x चलेगा तो ब्लॉक 2x चलेगा। शुरू हो जाओ। घर पे ट्राई किए थे क्या? नहीं बना? 2x तक तो बन गया, एक्सेलरेशन नहीं। 2x तक तो बन गया, एक्सेलरेशन नहीं। एक्सेलरेशन नहीं निकला, ठीक है। देखते हैं, चल। P A P मतलब ये सब P है, A ब्लॉक B, ठीक है। तो ये भी B हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये X चला और ये Y चला, ठीक है। यही रिलेशन बताना हमको X और Y का। कोई दिक्कत? सोच लो, क्या सोचे? ठीक है, चल। सोचने का काम तो सर आप कीजिए। चलो इसको हटा देते हैं। मान लेते हैं ये V1 से चला, कितने से? और ये VP से चला, कितने से चला? VP से। कोई दिक्कत? सोच के बताओ। अब इसमें मानने में क्या जाता है? अरे खींचे होंगे, ये कुछ चला तो VP वेलोसिटी से चला ही V1 से चला, ठीक है। ये दूरी क्या है? BA है ना। तो आप बताओ जल्दी से, dBA/dt क्या होगा? dBA/dt, ये दूरी किस रेट से चेंज हो रहा होगा? तो जितने से ब्लॉक आगे जा रहा होगा, V1। इसमें किसी को कोई दिक्कत? और dBP/dt कितना होगा? dBP/dt VP। तो इसमें इतना सोचना क्या है? क्या BA यहां से यहां का दूरी? नहीं होगा? इसमें क्या दिक्कत है? हमको लगा क्या सर, पूरे इधर से आके ज्यादा सोच लेते हैं सर। तो उसको बोलते हैं BPA। अभी रस्सी का लंबाई कहां लिख रहे हैं? अभी तो कंस्ट्रेंट, अभी कंस्ट्रेंट लिख कहां रहा है? अभी तो बस दूरी के बढ़ने घटने का रेट लिख रहे हैं, समझ में? कंस्ट्रेंट लिखें, कंस्ट्रेंट लिखें। कंस्ट्रेंट रस्सी का लंबाई क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो रस्सी का लंबाई लिखो BP प्लस PA। क्या है? PA। तो PA को हम लिख देते हैं BP माइनस BA। यस सर। दिस लेंथ
बीपी, इस लेंथ को हम लिख देते हैं बीपी माइनस बीए, तो प्लस बीपी माइनस बीए प्लस पाई आर बराबर कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर दो 2 डी बीपी बाय डी टी माइनस डी बी ए बाय 0, तो 2 वी पी माइनस 0, तो 2 वी पी बराबर v1। वेलोसिटी एक बार इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ जाएगा, 2xp बराबर x1। अरे समझ में आया, 2xp बराबर x1। इसमें दिक्कत क्या है, ये प्रूफ करना था ना, पुली जितना चला उसका ट्वाइस ब्लॉक चलेगा। नहीं समझ में आया, अरे नहीं समझ में आया, आया पक्का आया, एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे, 2AP बराबर A1, कंस्टेंट रिलेशन यही है। अरे है ना, अब पूछ रहा है कि दोनों का एक्सेलेरेशन बताना, ये तो एक्सेलेरेशन का रिलेशन है, ये एक्सेलेरेशन नहीं है, तो एक्सेलेरेशन के लिए क्या करेंगे, न्यूटन्स लॉ। अरे न्यूटन्स लॉ लगाएं, यहां पे लगाओ ब्लॉक पे। न्यूटन्स लॉ के लिए सबसे पहला काम तो फ्री बॉडी डायग्राम, नॉर्मल एंड नीचे mg रस्सी में टेंशन T। अच्छा एक ही रस्सी है, लाइट स्ट्रिंग है, तो थ्रू आउट टेंशन क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। अच्छा वर्टिकल में हमको जरूरत नहीं है, मूव किधर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में मेरा इंटरेस्ट है, तो क्या लिख सकते हैं, T इक्वल टू, और तो कोई फोर्स है नहीं, मास इंटू एक्सेलेरेशन m a1 को a लिख देते, कोई दिक्कत, वेयर a इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक और पुली, सॉरी एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। अरे है ना, इसी a1 को क्या लिख दिए a, अरे लिखने में क्या जाता है, नाम बदल दिए, प्रॉपर्टी थोड़ी बदल जाएगी। चलो पुली पे लिखे न्यूटन्स लॉ, ध्यान से देखते जाना। हम आपको एक चीज और दिखा रहे हैं कि पुली पे न्यूटन्स लॉ लिख के आप पुली का एक्सेलेरेशन नहीं निकाल पाओगे, पुली पे न्यूटन्स लॉ लिख के आप पुली का एक्सेलेरेशन नहीं निकाल पाओगे। दिखा दे, देखो इधर कितना लग रहा फोर्स, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, और तो कुछ है नहीं, अरे है नहीं, तो लिखोगे प्लस में F माइनस में 2T बराबर मास ऑफ द पुली इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ द पुली। अरे है, अरे है, तो यहां से आ जाएगा T बराबर F बाय 2। देखो एक्सेलेरेशन का कोई जानकारी मिला क्या, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा के मासलेस ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलेरेशन आप कभी नहीं निकाल पाओगे, है ना। न्यूटन का सेकेंड लॉ लगा के अगर आप मासलेस बॉडी का एक्सेलेरेशन निकालना चाहोगे तो आप कभी नहीं निकाल पाओगे, लिख लो। न्यूटन का सेकेंड लॉ मासलेस ऑब्जेक्ट के एक्सेलेरेशन निकालने में बिल्कुल ही क्या है, विफल है, अनसक्सेसफुल है। अरे है ना, तो मासलेस का एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा, आपके पास एकमात्र साधन होगा कंस्ट्रेंट। अब बोलोगे सर कंस्ट्रेंट से कैसे निकलेगा, निकल गया ना, देखो अगर आपको A1 मिल गया तो आपको पुली का एक्सेलेरेशन अपने आप मिल जाएगा, और ये रिलेशन कहां से आया है, कंस्ट्रेंट से आया। अरे ये रिलेशन कहां से आया, कंस्ट्रेंट। अब बोलोगे सर ये A कैसे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ये उठा के यहां रख दो, अरे F/2 इक्वल टू ma, तो एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, F/2m। ये किसका एक्सेलेरेशन है, ब्लॉक का, तो पुली का एक्सेलेरेशन यहां से निकलेगा, एक्सेलेरेशन ऑफ पुली
बराबर एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक बाय 2 यानी F बाय 4m। अरे होगा होगा तो लिख लो। हाँ क्या हुआ बोल। हम तो यहीं रहेंगे बट कल क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज फिर आपको अच्छा खासा होमवर्क मिलने वाला। क्यों? अब लोड बढ़ेगा ही तो क्या कल सूरज नहीं उगेगा? उसी टाइम पे उगेगा। कल आप में कुछ नया एनर्जी का संचार हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। झूठ मूठ में 1 जनवरी बोल दिए सो आपको सीधा सीधा कि 2 साल अगर सिलेक्शन चाहिए ना तो अभी 1-1.5 साल सब कुछ भूल जाओ, सिलेक्शन होगा नहीं तो नहीं होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप रोज 1 जनवरी मनाओ, हमको क्या जाता। 1 जनवरी रोज मना सकते हो। देखो आज वो जो नहीं आया उसका आज ही 1 जनवरी है। हाँ ठीक है मनाने। हाँ अच्छा कोई फर्क पड़ जाता है क्या? आप जो सोचते हो कि 1 जनवरी से रिजोल्यूशन लेंगे, अगले साल ये करेंगे वो करेंगे, कितना दिन चलता है? 1 सप्ताह भी नहीं, 1 सप्ताह भी नहीं चलता। कोई मतलब नहीं है 1 जनवरी का। और 1 जनवरी आपको आज से मनाना तो आप आज से मना सकते हो, आज से बदल दो खुद को, तो आज ही से 1 जनवरी है तो आएगा ही। लेकिन आपका जेईई का एग्जाम 2 बार के बाद नहीं आएगा, तो इतना सोच लेना। चल अरे कोई दिक्कत समझ में आया? अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि अगर रिंग V से स्लाइड कर रहा है, अभी जब एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो ब्लॉक नीचे कितने से जा रहा होगा? V cos थीटा से। ब्लॉक कितने से जा रहा होगा? V cos थीटा से। तो बहुत आसान है, कंस्ट्रेंट लगाना था सीधा सीधा। देखो कैसे लगेगा कंस्ट्रेंट। ये अगर V से जा रहा है, ध्यान से सुनना, तो ये दूरी कितने से कम हो रही होगी? DAB बाई DT कितना होगा जल्दी बताओ। अब बोलना है नहीं बताए हैं सर तो घूसा मार देंगे, याद दिला देते हैं फिर भी। A B और ये मान लो ऐसे V से जा रहा था, तो ये दूरी घट कितने से रही थी? V cos थीटा। अरे है ना, हम उस समय बताए थे आपको, जो क्वेश्चन आपको बताए थे क्लास में वो ऐसे था शायद, तो आपको तो रटने का आदत है ना। ये एंगल थीटा था, तो ये किस रेट से बढ़ रहा था? V cos थीटा से। अब उल्टा है तो घट रहा, अरे है ना, तो माइनस V cos थीटा। अरे होगा। अब ध्यान से देखो, एक कंस्ट्रेंट यहां यूज किए हम कि ये अगर V से चल रहा है तो ये दूरी कितने से घट रही है? V cos थीटा से घट रही है। और अगर ये V से इधर जाता तो ये दूरी बढ़ रही होती, वो तो अलग बात है। चलो अगला कंस्ट्रेंट, रस्सी की लंबाई कांस्टेंट होगी। अरे होगी कांस्टेंट, तो मान लो ये VC से नीचे जा रहा है, कितने से जा रहा है? VC से मान लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। तो आप ये एक चीज लिख सकते हो, DBC बाई DT कितना होगा? अरे ये तो फिक्स है ना, सिर्फ ये नीचे जा रहा है ना, तो किस रेट से दूरी बढ़ रहा होगा? ये VC से। इसमें नया क्या है? ठीक है, अब कंस्ट्रेंट लगा देते हैं इस रस्सी के लिए, इस पूरे रस्सी के लिए कंस्ट्रेंट लगा देते हैं। AB प्लस BC प्लस ये कुछ आर्क लेंथ होगा, ठीक है, मान लेते हैं उसका नाम A आर्क, ठीक है। अरे ये जो पार्ट है ये, उसका कुछ नाम रख दिए बस, A आर्क। यहां पे पाई आर नहीं है, आधा आधा पे लपटा हुआ नहीं है। अरे यहां हाफ पे लपटा हुआ होता था, वहां हाफ पे लपटा हुआ थोड़ी है, तो इसलिए हम उसको A आर्क लिख दिए। ऐसे भी उसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही होगा, कांस्टेंट है।
अरे ये रस्सी ससरेगा तो इसके ऊपर कितना रस्सी है वो बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा ना। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएट कर दो तो DAB बाय DT प्लस DBC बाय बराबर 0। DAB बाय DT का वैल्यू क्या है? -V cos थीटा प्लस VC बराबर 0, VC बराबर V cos थीटा। अरे समझ में आया? टफ था? तो कंस्ट्रेंट मेरे हिसाब से रटने का कोई चीज थोड़ी है, सिंपल लॉजिक लगाते जाना। लॉजिक ही नहीं आता ना। अच्छा इसमें नया क्या हम बताए पहले बताओ ना, जो क्लास में नहीं बताए थे पहले। अरे इसमें क्या ऐसा नया है जो नहीं बताते पहले बताओ। कभी कंस्ट्रेंट जब पढ़ा है, जब घर पे जाके कैसे बनता पता? कॉपी खोल के सामने में रखोगे, है ना, बन जाएगा, सब बनेगा। आपको डर लगता है गलत बना देंगे तो क्या होगा, गलत बनाएंगे तो क्या होगा, कॉपी में ब्लास्ट हो जाएगा। तो डर खत्म करो। डर हम कैसे खत्म करेंगे? हम आपको बस इतना ही चीज बोल रहे हैं, कॉपी कलम से अच्छा कोई टीचर आपका नहीं है। हम अपने गुरुजी से यही चीज सीखे कि कॉपी कलम से अच्छा कोई टीचर नहीं, कोई आपको फिजिक्स नहीं सिखा सकता। मेरा फिजिक्स कैसे अच्छा होते चला गया? एक तो बहुत गलती हम किए, और दूसरा आप जैसे गधे रोज गलती करते हैं, है ना, तो उससे भी हमको पता चलता है कि अच्छा ये गलती भी किया जा सकता है कि नहीं? तो वहां से भी सीखते हैं। समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम भी यूज में आएगा, बिल्कुल आएगा। अभी उसके लिए क्या परेशान हो? ओए चलो, अब इसमें एक सवाल बड़ा अच्छा दिया हुआ, वो पार्ट मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछ रहा है ना? अरे है ना? तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसमें क्या गलत करते हो आप लोग, पहले वो भी बता देते हैं, क्योंकि मेरे पास 10 बच्चे ऐसा गलत करके आते हैं हर साल, तो आप भी करो जल्दी से। अरे अगर हम बोले कि इसका एक्सेलरेशन ए है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जल्दी से शुरू हो जाए। अबे लिखो, शकल ताड़ने लगता तुरंत में। इतना सिखाते कॉपी कलम चलाओ, कॉपी कलम चलाओ, फिर लास्ट में वही कुछ नहीं है। देखो पहले गलत सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा AC बराबर A कॉस थीटा। अरे यही किए हो ना, इसको डिफरेंशिएट किए। ये क्या है? किसका वेलोसिटी है? C का, और ये रिंग का, तो दोनों को डिफरेंशिएट करोगे तो AC बराबर A कॉस थीटा, जो कि गलत। ठीक है, अब बोलोगे सर अच्छी बार में यही सॉल्यूशन है। आप में से ज्यादातर बच्चे अभी सॉल्यूशन भी देख लिए होंगे किताब से, है ना? तो आप बोलते हैं कि सर उसमें तो यही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक चीज और खास लिखा हुआ है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, आगे पढ़ो, व्हेन द रिंग स्टार्ट मूविंग, यानी उस समय रिंग की वेलोसिटी क्या थी? रेस्ट, यानी उस समय रिंग की वेलोसिटी क्या थी? 0 उस समय 0 थी। इसीलिए ये आंसर आ रहा है। और ये आंसर कैसे आ रहा है ये भी दिखा रहा, ध्यान से सुनो। ये अगर आप लिखते हो तो ये गलत है, ये गलत है। अब हम सही सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ बच्चा बोलेगा सर हम तो यही सोच रहे थे, तो लिखे क्यों नहीं कॉपी में? ठीक है, चलो डिफरेंशिएट करो। तो AC बराबर, यहां पे दोनों वेरिएबल है। थीटा कौन सा कांस्टेंट है बे?
ये मूव करेगा तो थीटा नहीं बदलेगा, तो u इंटू वी, u इंटू वी। तो पहले इसका डिफरेंस, इसको छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन करो, v cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा बाई डी टी, चेन रूल भी आएगा, होगा। अब cos थीटा को छोड़ो, प्लस, और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a, तो बचेगा a cos थीटा। अरे बचा। अब बोला है कि एक्सीलरेशन बताओ ब्लॉक का जब रिंग जस्ट स्टार्ट किया है, यानी उस समय v क्या था, 0, इसीलिए ये टर्म गायब हो गया। और आंसर क्या आ गया, AC बराबर a cos थीटा। कोई नहीं सोचता इतना डिटेल में, बट आपको सोचना है। समझ में आया क्या? अच्छा, चेन रूल आता है, इसको छोड़े, इसको डिफरेंशिएट किए, अगला बार इसको छोड़े और इसको डिफरेंशिएट किए, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब चूंकि वो बोला है कि तब एक्सीलरेशन बताना है जब मोशन स्टार्ट हुआ है, यानी उस समय v क्या है, 0, उसके कारण ये पूरा टर्म क्या हो गया, गोलमाल हो गया। समझ में? बट ये रियलिटी है। समझ में? अरे ये रियलिटी है, चेन रूल प्लस यूवी रूल दोनों काम में आ गया एक साथ। अब बोलोगे सर इसमें तो वैल्यू निकालना है ना, AC भी हमको नहीं पता है, A भी नहीं पता है, तो वैल्यूज निकालना है ना। अब न्यूटन्स लॉ पिक्चर में आएगा। अरे आएगा, ये तो कांस्टेंट था, अरे ये दोनों के एक्सीलरेशन में रिलेशन बता दिया। अरे बता दिया। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। ये क्या है, AC, ये टेंशन T, ये 2 mg, अरे होगा, ये टेंशन T। अच्छा इसका mg भी लग रहा होगा और रॉड के कारण नॉर्मल भी लग रहा होगा, बट ध्यान से देखो तो वो इसके मोशन में कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होगा। mg नॉर्मल बैलेंस कर लेगा, ठीक है, और टेंशन का एक कंपोनेंट भी उसमें होगा, तो इसको आगे कौन ले जा रहा होगा, mg नहीं, नॉर्मल नहीं, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट। अरे होगा, तो इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे t cos थीटा बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ रिंग AR। अरे होगा, इधर एक्सीलरेशन मान लेते हैं AR, क्या मान लिए, AR, और इधर इसमें इक्वेशन लिखेंगे नीचे को प्लस मानते हुए 2 mg माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। अरे हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर अननोन 3 दिख रहा है, टी, AR और AC, और इक्वेशन कितना है, 2 नहीं 3 है। AC और AR का रिलेशन पता है, अरे है ना। ये एक्सीलरेशन हमेशा के लिए नहीं पूछा, ये पूछा उस मोमेंट पे जब जस्ट रिंग स्टार्ट किया, जब रिंग जस्ट स्टार्ट किया तो उस समय AC और AR का रिलेशन आपको पता है। अरे AC बराबर AR cos थीटा, ए किसको बोल रहे हैं, AR को ही बोल रहे हैं ना, रिंग के एक्सीलरेशन को ये बोले है ना। अरे परेशान क्यों मेरे भाई, तो 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व कर लोगे कि भी हम ही से करवाओगे, कर दीजिए सर। अबे करो, अभी करो। 3 अननोन 3 इक्वेशन सर आप ही कर दीजिए ना सर। तो प्रकाश सर को बेकार में हम ज्वाइन करवाए। मैथ उनसे पूछो। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 बन गया क्या, एग्जाम्पल नंबर 8 नहीं बना, अबे बंदर चल रहा,
तो 360 न्यूटन, इसमें फोर्स बैलेंस करना भी नहीं आता है। अभी तक सब नहीं आ रहा है। 8वां नंबर बंदर वाला नहीं आया। इसका आंसर ही नहीं आ रहा। चलो, light rope is fixed at the end of wooden with makes an angle 30 degree with the main being 60 degree. The wooden clamp come out ground if the an upward force greater than it is applied. इधर देखो, ये खूटा है, ओए ये खूटा, ठीक है, और यहाँ पे एक रस्सी ऐसे बंधा हुआ है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, और यही रस्सी एक ब्रांच से ऐसे होते हुए लटका हुआ जिसपे एक बंदर चल रहा है, ठीक है। ये एंगल बोल रहा है 30 डिग्री है। बोल रहा है कि बंदर मैक्सिमम किस एक्सेलेरेशन से ऊपर जाए कि खूंटा बाहर नहीं निकले, खूंटा बाहर नहीं निकले। तो बोला है कि खूंटा पे जब 360 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा ऊपर के दिशा में, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो खूंटा उखड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, खूंटा पे फोर्स ऐसे रस्सी लगा रहा ऊपर, और तो कोई नहीं लगा रहा, टी। तो खूंटा पे वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा? टी कॉस 30 डिग्री, यानी टी रूट 3/2। ये हो गया 360। अरे होगा 360 होगा। अच्छा, एक ही रस्सी है, बाकी कुछ नहीं बोला है, तो इसमें भी टेंशन क्या मानोगे? टी। अरे मानोगे? नीचे बंदर का मास कितना दिया हुआ? जल्दी बोलो यार, बंदर का मास बोलो। बंदर का मास है 60 है, तो 600। ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो इक्वेशन लिखे, मान लेते हैं ये ए एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो इक्वेशन लिखोगे ऊपर टी माइनस 600 बराबर 60 गुने ए, तो टी बराबर 600 जोड़ 60 है। अब ध्यान से आप देखो, ध्यान से आप देखो, जैसे जैसे ए का वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे टी का वैल्यू बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा ना, मतलब कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसा होगा जहां पे टी ऐसे बन जाए, अरे बन जाए, तो ये खूंटा क्या हो जाएगा? बाहर। और उस समय जो एक्सीलरेशन होगा वही क्या होगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन। इसको उठा के इसमें पुट कर दो, 600 जोड़ 60 है, रूट 3/360 सॉल्व कर लेना। कर लोगे? एग्जाम्पल नंबर 9 बहुत आसान है, बता दें, ठीक है। देखने में टफ लग रहा है, बहुत आसान है। कैसे आसान है? ओए ध्यान से देख, बकबक मत कर। ये M1 है, यहां पे एक पुली है, यहां एक दूसरा पुली है, ओए M2 M3, अरे है। मान लेना इसका एक्सीलरेशन A है, कितना? A1, तो पुली भी कितने से नीचे जाएगा? अब ये दोनों का एक्सीलरेशन A2 और A3 आपको परेशान कर रहा है, तो मान लो ये लिफ्ट है। असल में लिफ्ट कितने से नीचे जा रहा है? लिफ्ट A0 से ऊपर जा रहा था, सवाल बन गया। तो A से नीचे जा रहा तो कोई दिक्कत? इसको अलग से सॉल्व कर लेना, इसको अलग से सॉल्व करके A का वैल्यू निकाल लेना। कुछ नहीं समझ में आया? अरे ये सवाल अलग से किए हैं। एक लिफ्ट में एक पुली था, M1 M2, और ये A0 से ऊपर जा रहा था, इस दोनों का एक्सेलरेशन निकाले थे। तो वही काम तो यहां भी है भाई, बस अब की बार लिफ्ट A1 से नीचे जा रहा है। नहीं समझ में आया तो फिर कंस्ट्रेंट लगा लेना, कंस्ट्रेंट से भी बनेगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये नहीं समझ में आया क्या कि इसको डब्बा बना लिए, बोले ये लिफ्ट है। अरे इसमें भी पुली नीचे जा, ऊपर जा रहा था A0 से, इसमें पुली नीचे जा रहा है A1 से। अब इस लिफ्ट में बैठ के इस दोनों का रिलेटिव एक्सीलरेशन लिख लेना, जैसे किए हैं लिफ्ट वाला। नहीं तो जैसे आज कंस्ट्रेंट से किए हैं उससे भी कर सकते हो। कॉपी कलम चलाओगे तब तो, आप चाहोगे सब हम ही कर दे। अरे इसको लिफ्ट वाला सवाल याद है, तो इसको लिफ्ट वाला अलग सॉल्व कर लेना। उसमें A0 के जगह पे -A1 पुट कर देना, क्योंकि A0 ऊपर था ना, सीधा सीधा आधा आंसर आ जाएगा और आधा आंसर वहां से आएगा।
पता नहीं, कॉपी कलम चलाओ, हिंट दे दिए हैं। चलो, एच.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 34 में 3 सवाल है, ठीक है। तीनों में न्यूटन्स लॉ आप लगाओगे और इनका जो एक्सेलेरेशन का रिलेशन है, कंस्ट्रेंट वाला पार्ट, वो अभी कर लेते हैं, ठीक है। अरे इसके एक्सेलेरेशन वाला पार्ट अभी कर लेते हैं और न्यूटन्स लॉ वाला पार्ट आप घर पे कर लेना, कोई दिक्कत? तो कंस्ट्रेंट का प्रैक्टिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ABC, कोई दिक्कत? ए से स्टार्ट करें। ये बी है, ये ए है, और इसका भी कुछ नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। चलो इसको बोल देते हैं सी या पी, जो भी बोलना है, कोई दिक्कत? अच्छा, मेरे हिसाब से इस पुली का एक्सेलेरेशन और इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन सेम होगा, या वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड है। अरे है ना, आप बोलोगे तो अलग अलग करके भी बना के हम दिखा देंगे, बट मेरे हिसाब से अगर इस पुली का एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी निकल गया तो वही इस ब्लॉक का होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों अटैच्ड है डायरेक्टली। अरे है, इसको सी बोल दो, इसको पी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पी। कोई दिक्कत? अरे हाँ ना बोलते जाना। ये बोल देते हैं कि VA से नीचे जा रहा है और ये VP से ऊपर जा रहा है, कोई दिक्कत? अरे एक VA से नीचे जा रहा है और एक VP से ऊपर जा रहा है। जरूरी नहीं कि दोनों बराबर हो, ये तो रटना ही नहीं कि दोनों बराबर है, ठीक है। वो कौन बताएगा? कंस्ट्रेंट। कौन बताएगा? कंस्ट्रेंट। रिकॉर्ड हो रहा, रेड लाइट जल रहा, ठीक। वो कौन बताएगा? कंस्ट्रेंट। कोई दिक्कत? चल, बिल्कुल जैसे कंस्ट्रेंट लगाते हैं वैसे लगाएंगे। अगर dPc/dt का बात करें तो कितना होगा? PC, ठीक है। और dAc/dt का बात करें तो VA। नहीं समझ में आया? बार बार यही कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसका रेडियस स्मॉल r मान लो, इसका रेडियस कैपिटल R, ताकि इसके ऊपर वाला लेंथ लिख सके, बट मेरे हिसाब से वो लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएट होके 0 हो जाता है, ठीक है। चलो रस्सी, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है तो ध्यान से देखो, ये रस्सी पूरा का पूरा एक ही है तो इसका लंबाई चेंज नहीं होगा, तो रस्सी का लंबाई लिखो PC प्लस PC प्लस AC बराबर कांस्टेंट। कुछ नहीं समझ में आ रहा? और ये रस्सी, ये और ये, अब बोलोगे सर ये और ये, तो वो डिफरेंशिएट होकर 0 होने वाला, तो 2 माइनस VP एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस 0, तो ये हो जाएगा। फिर एक बार डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, P को B लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, ठीक है। घर में बाकी का न्यूटन्स लॉ वाला काम आप करोगे कि इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा और इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, ठीक है। अरे समझ में आया? पक्का? कंस्ट्रेंट वाला काम हम कर दिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें टेंशन T है तो इस पूरे रस्सी में टेंशन सेम होगा, तो T और T, लेकिन इसमें T नहीं होगा, इसमें मान लो T डैश होगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? तो पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इस पुली का ऊपर T, ऊपर T, और ये वाला इसको खींच रहा होगा नीचे,
टी डैश, अरे है ना, तो लिखोगे 2t माइनस टी डैश इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, अरे लिखोगे तो टी डैश बराबर 2t, तो इस ब्लॉक पे 2t लग रहा होगा, ठीक है, ये ध्यान में देखना। अच्छा डायरेक्शन मत बदल लेना घर पे, कि इसका एक्सेलेरेशन नीचे मान लेना और इसका ऊपर, तो सब रिलेशन उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। सब ऐसे ही मान के बनाना, अरे सब ऐसे ही मान के बनाना, अगर एक्सेलेरेशन उल्टा रहा होगा मतलब ये ब्लॉक नीचे जा रहा होगा तो वो आंसर में आ जाएगा माइनस साइन के साथ। कोई दिक्कत? क्या दिक्कत? चलो अगला पार्ट करें, जल्दी से करो। देख रहे हो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आदमी अपने आप स्पीड बढ़ रहा है, तो स्पीड के लिए कभी मत घबराना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी, इसको बोल दो ई। कोई दिक्कत? अच्छा इसको बोल देते हैं पुली पी, तो मेरे हिसाब से जो पी का होगा वेलोसिटी वही बी का होगा, इसमें किसी को कोई शक? अरे जो पी का होगा वही बी का होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये वीए से जा रहा है और ये वीपी से जा रहा, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अच्छा सीपी और डीपी सेम है, सीपी डीपी सेम है ना? आगे चलें, इसका कंस्ट्रेंट सॉरी इसका पहले बढ़ने घटने का रेट लिखें। डी ए सी बाई डी टी क्या होगा? डी ए सी बाई डी टी माइनस बी ए, ये दूरी घट रही है, ठीक है। और डी सी पी बाई डी टी क्या लिखोगे? बीपी। ओए देखेगा तू? कोई दिक्कत? क्या हुआ बोल? कंस्टेंट लिखें आप। कंस्टेंट क्या है? तो इस पूरे रस्सी की लंबाई कांस्टेंट है, तो लिखेंगे AC प्लस ये वाला छोड़ दे, CP DP, CP प्लस DP ट्वाइस CP प्लस DE बराबर कांस्टेंट। सारा आर्क छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत? डिफरेंशिएट करो, माइनस VA प्लस ट्वाइस VP या VB लिख दो, कोई फर्क पड़ता है? और DE का डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। अरे ये दीवार है और ये फिक्स पुली है, तो ये दूरी थोड़ी बदल रहा होगा। तो यहां से आ गया 2VB बराबर VA। एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, एक्सेलेरेशन आ जाएगा। अरे आ जाएगा, मतलब ये जितना नीचे जाएगा उसका ट्वाइस ही आगे जाएगा। VB का ट्वाइस VA चलेगा, ये 1 मीटर चलेगा तो ये 2 मीटर चलेगा। कौन सा? तो टोटल रस्सी का लंबाई यहां से यहां, फिर ये वाला पार्ट टोटल डिफरेंशिएशन में 0 ही होने वाला। तो AC CP फिर PD, तो ये दोनों बराबर है इसलिए 2CP लिख दिए, प्लस D, पूरा रस्सी आ गया, और ये लेंथ क्या होगा? कांस्टेंट। खत्म।
ये कंस्ट्रेंट नहीं है, ये कंस्ट्रेंट है। समझ में आया? पक्का? तो इसके बाद वाला खुद से करो, हम नहीं कर रहे अब। 34 का सी, 34 का सी खुद से करो। इसमें क्या मान लेना हम बता देते हैं, ताकि सबका आंसर सेम आए। बी को नीचे जाता मानना और ए को ऊपर जाता हुआ, ठीक है? बी को नीचे जाता हुआ मानना है और ए को ऊपर। देखो चले, dCp बाई dt भी। अरे ये C है, ये भी सी डी सब सेम ही है, सेम ही लेवल पे है, कोई दिक्कत? तो dCp Cp मतलब ये दूरी, और dDA बाई dt, ये बताओ। डी ए ये दूरी घटेगा। रस्सी का लंबाई लिखते हैं यहां से यहां EC। ध्यान से देखो तो ये दूरी कभी बदलने वाला है नहीं, डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो ही आएगा EC, ठीक है? EC प्लस CP प्लस CP 2CP कर दिए प्लस AD बराबर कांस्टेंट, डिफरेंशिएट करो, ये खत्म हो जाएगा। करो, ये बराबर लोगे समझ में आया? समझ में आया? HC वर्मा क्वेश्चन नंबर 37। बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी ट्राई करो। हाँ, इसमें ये शो करना है कि अगर बंदर और ब्लॉक आमने सामने था मान लो, तो हमेशा आमने सामने ही रहेगा, चाहे बंदर लाख कोशिश कर ले। ध्यान से सुनना, इसमें सवाल है कि एक पुली है, आइडियल है सब चीज, ठीक है? यहाँ एक बंदर लटका हुआ एम मास का, ठीक है? और एक ब्लॉक है उसी मास का, बाकी सारा सिचुएशन आइडियल है। बोल रहा है कि बंदर लाख कोशिश कर ले, ब्लॉक उसके सामने ही रहेगा। इसका एक बहुत पुराना किताब में इसका एक बहुत सुंदर सवाल का वर्जन जो था, जहाँ से HC वर्मा जी लिए हैं, शायद वहीं से लिए, उसमें था कि एम मास का बंदर और एम मास का मिरर, ठीक है? एम मास का मिरर सामने में लगा हुआ, एम मास का बंदर है। उसमें बोल रहा है कि बंदर कभी भी मिरर से रेस नहीं जीतेगा, ठीक है? मतलब बंदर ऊपर दौड़ेगा तो मिरर भी उसके साथ साथ चलेगा, बंदर को लगेगा वो बंदर भी उसके साथ चल रहा है, ठीक है? नीचे दौड़ेगा तो मिरर भी नीचे दौड़ेगा, है ना? मतलब उसको लगेगा कि बोला बंदर उसको फॉलो कर रहा है, उसको चिढ़ा रहा है, और बंदर चिढ़ता बहुत है, ठीक है ना? तो आप बोलोगे सर गुस्सा में रस्सी छोड़ दे तो भी, तो ये भी जी से गिरेगा और ये भी, ठीक है? रस्सी छोड़ दे, ले हम मर जाएंगे, तो ये भी जी से और ये भी जी से, मतलब हर स्थिति में सामने वाला बंदर तो उसी के सामने रहेगा। अरे समझ में आया? समझ में आया? तो प्रूफ कर दो जल्दी से। अरे करो, इससे सरा हुआ सवाल कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें जो खास बात है वो भी हम बता देंगे। इसमें खास बात यह है कि यहां कंस्ट्रेंट वैलिड नहीं है,
अब आप बोलोगे सर कंस्ट्रेंट वैलिड क्यों नहीं है, आपको लग रहा होगा कि ये ए से ऊपर जाएगा तो इसको ए से नीचे आना पड़ेगा। ये तब वैलिड है जब कंस्ट्रेंट वैलिड हो। ध्यान से सुनते जाओ, ध्यान से सुनते जाओ, ये यहां पे वैलिड नहीं है। अब आप बोलोगे क्यों, कंस्ट्रेंट कब वैलिड होता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो यही नहीं कि आंख मूंदे और कहीं पे कुछ भी चेप दिए। यहां पे हम कंस्ट्रेंट लगाते थे तो क्या लिखते थे कि इस रस्सी की लंबाई क्या है, कांस्टेंट है। यहां पे नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि बंदर रस्सी के रिलेटिव चल सकता है। अरे बंदर रस्सी पे चल सकता है ना, तो अभी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और कुछ देर बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट की दूरी कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं। अरे समझ में आया, तो यहां पे कांस्टेंट रिलेशन काम नहीं करेगा, कुछ नहीं समझ में आया। अरे समझ में आया, तो यहां कांस्टेंट नहीं चलेगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि कांस्टेंट लगाना कहां है। यहां पे रस्सी का लंबाई फिक्स था, अरे इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी फिक्स था, लेकिन यहां फिक्स नहीं, यहां तो बंदर चल सकता है ना रस्सी के रिलेटिव। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी फिक्स है क्या, नहीं। तो आप अगर इक्वेशन लिखते हो दिस प्लस दिस बराबर कांस्टेंट तो गलत हो जाएगा। अरे समझ में आया, हाँ अगर ये इसको चिपका देते रस्सी से तब कांस्टेंट ही लगता, तब कांस्टेंट लगता। क्यों, तब हो जाता कि यहां और यहां के बीच का लेंथ क्या हो जाता, फिक्स हो जाता। तब अगर ये ए से ऊपर जाता तो इसको ए से नीचे आना पड़ता। वो आगे की बात, समझ में आया। मतलब यहां कंस्ट्रेंट वैलिड नहीं है, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम हो ग्राउंड से ऐसा जरूरी नहीं है। तो मान लेते हैं इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए है और ए ब्लॉक है और बंदर का एक्सीलरेशन ए मंकी है, ठीक है। जो होगा वो देखा जाएगा, उल्टा होगा तो भी देखा जाएगा, अरे है ना। तो यहां पे टेंशन टी, एक ही रस्सी है तो यहां पे भी टेंशन टी, इस पे mg और इस पे भी mg, दोनों का इक्वेशन लिखे। पहले बंदर का ऊपर कोई पॉजिटिव मान लेते हैं तो t माइनस mg बराबर m, अरे होगा। और ब्लॉक के लिए t माइनस mg बराबर MAB, यहां से प्रूफ हो गया AM बराबर AB। अरे सेम इक्वेशन है ना, तो AM बराबर AB, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। और यहीं पे बच्चा सवाल पूछता है कि ठीक है सर बंदर लटक के ऊपर जाएगा तो ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, बंदर थोड़ा लूज करके नीचे आएगा तो ब्लॉक भी नीचे आएगा, बंदर छोड़ देगा तब तो EBG, अरे दोनों का फ्री फॉल हो जाएगा ना। मतलब हर स्थिति में दोनों का एक्सीलरेशन क्या रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। अरे रहेगा पक्का, तो लिख डालो जल्दी से। और सारा लिखना कि यहाँ कंस्ट्रेंट वैलिड नहीं है क्योंकि बंदर रोप के रिलेटिव चल सकता है, तो इस रस्सी की लंबाई कांस्टेंट नहीं है। अरे समझ में आ रहा है, जो दोनों मास के बीच में रस्सी है ना उसकी लंबाई कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ दोनों का अलग अलग एक्सेलेरेशन मानने में कोई बुराई नहीं है, तो हम दोनों का अलग अलग मान के सॉल्व करेंगे जो कि इक्वेशन से बाद में सेम आ जाता है। कोई दिक्कत, पक्का नोट डाउन करो जल्दी से, यूरोडोप तो आप लोग लाए नहीं हो। इसमें सर दोनों का एक्सीलरेशन ऊपर ही क्यों नहीं है? हाँ इसमें दोनों का एक्सीलरेशन ऊपर ही क्यों? नीचे ले लो, ले लो, जिसमें जो मानना ले लो। कभी कलम चला के देखे हो हैं? सब मास्टर ही कर दे, हम ऊपर माने तुम नीचे मान के देख लो, एक का ऊपर एक का नीचे मान के देख लो, तब आएगा m बराबर माइनस माइनस आएगा। मतलब उल्टा माने हो आप, मतलब आप उल्टा माने हो, मतलब फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अरे हम बोले एक का नीचे मान लो एक का ऊपर मान लो,
तो भी सही आ जाएगा। तो कॉपी कलम चलाओगे तब तो एम बराबर माइनस से भी आएगा। हाँ, माइनस मतलब आप जो माने थे उसका उल्टा। कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए बोलते हैं ना कॉपी कलम चला लो ना, कुछ हो जाएगा क्या? हैं? जाके घर पे ये क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है? 1.77 यूरोडोव का, ठीक है? अब इसको अलग अलग जगह वेज कांस्टेंट, फलाना कांस्टेंट, कोई जरूरी नहीं, थोड़ा सा देखना, लॉजिक लगाएंगे सवाल बन जाएगा, ठीक है? इसको वेज बोलते हैं, ऐसे ट्रायंगुलर शेप का जो, ठीक है? ऐसा समझो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है? ट्रायंगल जैसा ब्लॉक है ये, मतलब इसका मोटाई भी होगा, कुछ पीछे कुछ मोटाई भी होगा, ठीक है? और ये एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ, ये एंगल दिया हुआ अल्फा, ठीक है? इसको बोल रहा है बी, और एक रॉड ऐसे है, मतलब ये बहुत बड़ा है ऊपर तक, ठीक है? ये रॉड ऐसे रखा हुआ नहीं है, रॉड एक ग्रूव से पास कर रहा, ग्रूव से पास कर रहा मतलब ऐसे एक होल है और इसमें से ये रॉड पास कर रहा ऐसे, ठीक है? मतलब रॉड सिर्फ किधर, ये इसको फिक्स कर दिए, इसको हम पकड़े हुए, तो रॉड सिर्फ किधर मूव कर सकता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, अरे है ना? तो ऐसे ग्रुप बना हुआ है, ये ध्यान में देखना, ऐसा ग्रुप बना हुआ, ठीक है? ये फिक्स है, ये दीवार है, मतलब रॉड सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकता है नहीं। और वेज किधर मूव करेगा? अगल बगल। अरे करेगा, क्यों? क्योंकि इसका कंस्ट्रेंट है कि ग्राउंड के अलॉन्ग ही मूव कर सकता है, और वो बेचारा रॉड कंस्ट्रेंट में है कि वो सिर्फ ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अरे कर सकता है ना? अब एक ऐसे होल बना दिए और उसमें रॉड डाल दिए, रॉड ऐसे ऐसे खिसकेगा, होल फिक्स है दीवार से, मान लो, तो रॉड तो भाई साहब उसमें या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे। अब ऐसे आप ही सोचो ना, इसको जब इधर ठेलोगे तो रॉड ऊपर जाएगा, और इसको इधर खिसकाओगे तो रॉड नीचे जाएगा, और अगर छोड़ दोगे और कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये इधर जाएगा, रॉड नीचे आएगा। अब आप बोलोगे सर ये इधर क्यों जाएगा? 1 मिनट में हम प्रूफ कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर सिर्फ वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, किसका? वेज का, है ना? हम वेज का मोशन देखना चाहते हैं, तो वेज पे नीचे से एक नॉर्मल लग रहा होगा, मान लो N1 लग रहा होगा, वेज का खुद का मास लग रहा होगा MWG, मास ऑफ वेज इंटू जी, और नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा। अरे लगेगा, ये रॉड लगाएगा नॉर्मल। अब इस नॉर्मल का 2 कंपोनेंट, एक ऐसे और एक ऐसे, चलो इसको तो ये दोनों बैलेंस कर लेगा, इसको कौन बैलेंस कर सकता है? कोई फोर्स ही नहीं, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं, मतलब बेस भाई साहब को तो इधर जाना ही पड़ेगा। अरे आप बोलते हो कि सर रियल लाइफ में कहां सब चीज खिसक जाता है? क्योंकि वहां फ्रिक्शन होता है, एकदम स्मूथ कर दो तो वेज इधर जाएगा ही जाएगा, समझ में आया? अरे समझ में आया? और वेज इधर जाएगा तो रॉड इस पे नीचे ऐसे स्लाइड करेगा। अरे समझ में आ रहा? पक्का? तो मान लो रॉड का एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं ए, ठीक है? और वेज का एक्सीलरेशन इधर मान लेते हैं ए बी, या पहले वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लें। ये मान लेते नीचे आ रहा है VA से और ये इधर जा रहा है VB से, ठीक है? ये है 1.77। इसका बाकी वाला पार्ट आप करोगे, मतलब न्यूटन्स लॉ वाला पार्ट आप करोगे, हम इसका कंस्ट्रेंट वाला पार्ट कर देते हैं कि इस दोनों के एक्सीलरेशन में क्या रिलेशन होगा। ध्यान से देखो तो दोनों का एक्सीलरेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपस में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये 2 किलोमीटर चला जाएगा और ये 1 मिलीमीटर नीचे आएगा। अरे समझ में आ रहा है? इसको ज्यादा खिसकाओगे तो ये ज्यादा नीचे आएगा, समझ में आया? अरे कांटेक्ट बना रहने का है ना, तो ये भी देखोगे ना, यहां पे कंस्ट्रेंट ये भी है कि दोनों का कांटेक्ट क्या रहेगा? मेंटेन्ड रहेगा। क्या रहेगा?
मेंटेन। कोई दिक्कत? पक्का? हाँ, इसको अगर तेजी से खींच लोगे तो फिर कांटेक्ट छूट जाए, लेकिन अगर स्मूथली स्लाइड करने दोगे अपने आप, अपने इफेक्ट के, तो ये क्या होगा, ये जैसे जैसे खिसकेगा वैसे वैसे नीचे आएगा। अरे आएगा, समझ में आ रहा है? मतलब दोनों का जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनमें कुछ रिलेशन है। वो कैसे निकलेगा? कंस्ट्रेंट से। कैसे निकलेगा? कंस्ट्रेंट। दो तरीका है, हम दो तरीका से बताएंगे, बाकी का पार्ट आप घर में करोगे। उसमें और एक चीज दिया हुआ है कि जो वेज का मास है ना और जो रॉड का मास है, इसका रेशियो दिया हुआ है ईटा। मतलब आपके आंसर में MW MR ये सब नहीं दिखेगा, सिर्फ क्या दिखना चाहिए? ईटा। ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है? अरे वो जो ओमिक्रोन अल्फा डेल्टा सुन रहे हो ना, सब ग्रीक अल्फाबेट है, ठीक है? ईटा भी आएगा, ठीक है? अरे उम्मीद करो अब खत्म हो, कितना दिन ईटा चलाओगे, पत्थर चला रहे। कोई दिक्कत? तो आपको इस दोनों का बताना रिलेशन। जल्दी से शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। बैठ के वो सोचेगा, देखो बोल रहा शुरू हो जाओ तो सोच रहा। इसको बोलते हैं वेज कांस्टेंट। वेज कांस्टेंट के नाम से आपको पढ़ाया हुआ जाएगा, ठीक है? बट मेरे लिए एक सवाल है भी, ठीक है? देखो इसको दो तरीके से सोच सकते हैं, बहुत तरीके से सोच सकते हो। दो जो बेसिक फंडामेंटल तरीका जो अभी तक आपको सिखाया उससे बताते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे अगर हम इस पे बैठ जाते हैं वेज पे, तो वेज तो नहीं चलेगा, वेज चलेगा। अब हमको रॉड या तो नीचे आता हुआ दिखेगा या, अरे अगर कांटेक्ट मेंटेन्ड है तो इसके परपेंडिकुलर तो ये जा ही नहीं सकता। हम बोल रहे हैं कि ये इसके साथ कांटेक्ट में है, तो अगर हम इस पे बैठ जाएंगे तो ये तो चलना बंद कर देगा। अब सिर्फ हमको दिखेगा ये ऐसे जा रहा, स्लाइड करते हो। अब ये मत बोलना सर इसको चिप देगा, सब फालतू वाला बात नहीं। तो यहां बैठा दो। हाँ आप लोग बकवास करते हो, हमको पता है। आप बोलने वाले थे ना? हाँ, तो हमको पता है, क्योंकि ये मतलब आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग यूनिक हो, हर साल ऐसा यूनिक आता है, ठीक है? तो हमको पता है कि उसको अब बोल रहे सर वो रॉड उसको दबाते हुए निकल, अब बकवास, मतलब वो ऑब्जर्वर है, ठीक है? इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब इसके रिलेटिव जो इसकी वेलोसिटी है, फिर से हम जो पूछेंगे, इसके रिलेटिव जो इसकी वेलोसिटी है उसका कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। मतलब इस पे बैठ के जब हम रॉड को देखेंगे तो रॉड के वेलोसिटी का, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अरे समझ में आया? चलो दिखाते हैं। मतलब अच्छा एक चीज बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी पे बैठे है ना, क्या होगा? देखो रिलेटिव यहां भी यूज में आता है। अरे यार यानी वेलोसिटी ऑफ ए ऐसे है और बी की वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ना ऐसे, माइनस वी बी, है ना? अच्छा इंक्लाइन भी बना लेते हैं यहां पे, ध्यान से सुनो। इन दोनों का जो नेट है वो किधर आना चाहिए? इसके अलॉन्ग, यानी इन दोनों का जो कंपोनेंट इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाना चाहिए? एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। अरे हम बोल रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर मिलके जो नेट आएगा वो इधर आएगा, मतलब इन दोनों वेक्टर का वो कंपोनेंट जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है वो कैंसिल आउट होगा। यानी ये एंगल अगर अल्फा है तो ये अल्फा, तो इसका कंपोनेंट इधर, देखो ऐसे ले लेते हैं एक्सिस, देखो चॉइस ऑफ एक्सिस, चॉइस ऑफ एक्सिस। यहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस नहीं ली है, यहां इंक्लाइन के अलॉन्ग और इंक्लाइन के
परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको पता है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर जो इसके रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी वो 0 होना चाहिए। तो अल्फा 90 माइनस अल्फा, तो इधर हो जाएगा माइनस हटा दे रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्शन ऑलरेडी शो कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी बी साइन अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा 90 माइनस अल्फा, अल्फा वी ए कॉस अल्फा। अरे होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वी बी साइन अल्फा बराबर वी ए कॉस अल्फा। तो वी ए बराबर वी बी टेन अल्फा। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, ए बराबर ए बी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है भैया, अल्फा कांस्टेंट है। अबे ये मूव थोड़े अल्फा ऐसे से बदल थोड़े रहा, ये तो वेज का अल्फा, मतलब वहां से रटाए थे ना, रट लिए हम। रिंग के चलने से थीटा बदल रहा था तो थीटा वेरिएबल था, अब तो हम रट लिए आज। तो यहां टेन अल्फा को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। अबे कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय समथिंग के डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर रह जाता है। खत्म आदमी। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो ये क्या था, ये कुछ अलग से था मेरे हिसाब से, तो ये लॉजिक है सिंपल। अरे समझ में आया? एक और तरीका बताएंगे, जल्दी लिखो, आपको जो अच्छा लग जाए दोनों में। जब वो बताएंगे तो आप बोलोगे सर ये ज्यादा ठीक है। चलो, ये वेज मान लेते हैं इधर खिसक गया, कितना x, कितना खिसक गया, तो ये यहां से यहां खिसका, तो ये वाला हिस्सा नीचे आ गया, तो रॉड नीचे आ गया होगा, तो मान लेते हैं रॉड नीचे आ गया y, कितना आ गया नीचे y। कोई दिक्कत? ज्योमेट्री देखो यूज कर, बस ज्योमेट्री यूज कर और कुछ नहीं। अच्छा ये x तो ये भी x, ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा। अरे होगा, ये एंगल अल्फा, ये अल्फा, ये x तो ये x। कोई दिक्कत? अच्छा ये y तो ये y पैरेलल है, तो ये भी y, ये अरे होगा, तो y बाय x बराबर 10 अल्फा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अरे हुआ, तो y बराबर x 10 अल्फा, y बराबर, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये नीचे जा रहा है dy बाई डी टी से, तो ये होगा va, अरे a की वेलोसिटी, और ये x से इधर जा रहा है तो dx बाई डी टी। एक बार और कर दो, सर ये ज्यादा बढ़िया है ना। अब इसमें क्या कंस्ट्रेंट था? ज्योमेट्री, जो कि है नहीं सर अपने पास। अरे मोशन में जब कुछ नहीं समझ में आया ना, तो कुछ पहले और कुछ देर बाद का हमेशा सोचा करो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है। समझ में आ रहा?
अरे डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाल लिए तो फिर वेलोसिटी का आ गया, फिर एक्सेलरेशन का आ गया। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, जब हम यूरोडोप किए थे तो हम ये मेथड सोचे थे, जब हम बच्चा थे आपके उम्र में, तो हम इस मेथड से किए थे। पहला बार भी क्वेश्चन बन गया था। हाँ, और ऐसे ही बनाए थे, हमको अभी भी याद है, ठीक है। वो वाला हमको बाद में पता चला, ठीक है, बाद में पता चला वो ज़्यादा, वो भी उतना ही आसान है जितना ही है कि नहीं। हाँ, लेकिन यही था कि ऐसा थोड़े कि हम लेके बैठे किताब और आंसर लिख दिए, आधा घंटा 1 घंटा इस पर माथा पच्ची किए हों, है ना। तो डरते नहीं थे कॉपी कलम चलाने से, हाँ, आप लोग डरते हो, ठीक है। और देखो हम इतना गलती किए, इतना गलती किए, फिर भी जिंदा है। हाँ, मतलब बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सवाल गलत किए और मर गए, ठीक है। सच बोले, गजब क्या बोले, हम इतना गलती करने पे भी जिंदा है। इससे तो सीखो, और गलती करने से जो डर है उसको खत्म करो। हाँ, एक गलती को बार बार नहीं करना है कि नहीं। बट नई नई गलतियां रोज करोगे तब तो कुछ ना कुछ नया सीखोगे। क्या समझ में आया? तो होमवर्क लिखो, कुछ पढ़ोगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो होमवर्क शायद हम दे दिए थे, बट ओए एग्जाम्पल में आप लिख लो। हाँ, 9 तक दे दिए थे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 करना है। सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं देखना क्योंकि इसमें सूडो फोर्स लगा हुआ है। अगले क्लास में 11 से शुरू करेंगे। हाँ, इसमें सूडो लगा हुआ है, ये को सूडो वाला भाग चुका है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 अगले क्लास का स्टार्टिंग होगा मंडे को, ठीक है। तो सूडो फोर्स ना लगाए। 10 नहीं दिए हैं, 11, ठीक है। हाँ, और रुक जाओ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9, 10 छोड़ देना, 9, 10 छोड़ देना, ठीक है। और 21 नंबर छोड़ देना, ठीक है। ओए सुनो, 9, 10 छोड़ देना, 21 नंबर छोड़ देना। 23 नंबर अगेन मेरे इंटरेस्ट का सवाल है, तो 23 जरूर करके आइएगा, डबल स्टार लगा दो। 21 नहीं होगा, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट हम अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर आप इसमें सारा सवाल कर सकते हो, सब बेसिक सवाल है अप टू 39, ठीक है। 39 तक सब कुछ बताया जा चुका है। 9, 10, 21 छोड़कर 39। हाँ, 9, 10, 21 छोड़ के 39। इसमें से कुछ सवाल हम जरूर क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक है क्वेश्चन नंबर 23, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 33, एग्जाम्पल नंबर 38, ये सब जरूर डिस्कस करेंगे। अब ये मत सोचना कि इसमें से सर कुछ नहीं बताया। 34 आपका अभी हम क्लास में करवा दिए, 39 नंबर क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। 39 नंबर क्लास में करवा चुके हैं हम। 28 नंबर क्लास का ही जैसा सवाल है, ठीक है। 13 नंबर क्लास में करवा चुके हैं, सर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर देखने बोल रहा।